कहते हैं जिसको प्राइमरी रिसर्च कर रहे हो सिर्फ, तो यू मे नॉट बी एबल कि आपकी बेसिस क्या है, ठीक है? और रिसर्च जब कभी हम बात कर रहे होते हैं, तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, अब ये याद रखना कि जो सेकेंडरी रिसर्च है, आज का कॉन्सेप्ट हमारा सेकेंडरी रिसर्च के ऊपर है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। तो सेकेंडरी रिसर्च जो होती है एज इट इज सेड, इसमें कुछ लिखवाने वाला नहीं है, लेकिन ये ज़हन में रखो कि सेकेंडरी रिसर्च के जो फायदे नुकसान आते हैं, वो हमने कल क्लास में बात कर ली थी। प्लस अब ये मेथड कौन-कौन से होते हैं? कंपनीज़ एट टाइम्स अपना प्रीवियस सेल्स डेटा देखती हैं। यार लास्ट ईयर ये हुआ था, 2 साल पहले ये हुआ था, 3 साल पहले ये हुआ था। तो यार उसके मेजरमेंट पे हम लोग नेक्स्ट ईयर में क्या कर सकते हैं? ठीक है? तो दिस इज़ नोन एज़ योर पास्ट सेल्स डेटा एनालिसिस, ठीक है? Sometimes companies do not even think कि ये डेटा जो है do think कि this particular data is not very much क्या हाल है? तो वो ये समझते हैं कि शायद ये जो डेटा इनके पास गिवन है, ये सेल्स डेटा से अवेलेबल नहीं हो सकता, इनको कुछ और डेटा भी चाहिए। तो परफॉर्मेंस डेटा भी एट टाइम्स वो देख रहे होते हैं। यानी कि फाइनेंशियल डेटा देख रहे होते हैं, डिपार्टमेंटल डेटा देखते हैं कि भई लास्ट ईयर किसी फलाने डिपार्टमेंट को कितनी कॉस्ट पड़ी थी, फलाने डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट इनकर की थी, कितना सपोर्ट किया था, कितने अदर एक्सपेंसेस गए थे, कौन-सा अनयूजुअल एक्सपेंस हुआ था, ठीक है? वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम कभी नया काम कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं या हम लोग नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने रिसर्च की थी, लास्ट टाइम जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उस वक़्त हमने क्या चीज़ें फेस की थी, ठीक है? सो दैट उसका एक बफर बना के पहले से एक बेस बनाकर हम लोग रख सकें। अगर हम पास्ट डेटा को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? उससे प्रॉब्लम ये आई कि जिस तरह से जो हमारी कंपनी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन इश्यूज या जो मैनेजरियल कंसर्न्स या जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आए थे वो दोबारा आ जाएंगे एंड द मोर द कॉन्फ्लिक्ट्स द मोर द कंफ्यूजन द मोर द कोऑर्डिनेशन लैक इज गोइंग टू बी देयर द मोर टाइम इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड in order to get the things done. तो रिसर्च इसलिए की जाती है बार बार कि सेकेंडरी रिसर्च का फ़ायदा भी यही है कि हमें वो चीज़ें जो हर दफ़ा होनी है, मीनिंग मुझे मालूम है कि यार अगर मैंने क्लास के अंदर टेस्ट रखा, सही है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद मुनीर जो है, वो हमेशा मसला करेगा। लास्ट 2 टेस्ट के अंदर अहमद मुनीर ने टेस्ट रखने पर सबसे पहले उसने कहा था सर मैंने टेस्ट ही नहीं। ऐसी एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब वो अहमद मुनीर साहब जो हैं, वो मेरा सेकेंडरी डेटा बन चुके हैं, क्योंकि ये लास्ट 2 इंस्टेंसेस के अंदर ही बेसिकली वाज़ द पर्सन हू क्रिएटेड सम नॉइज़ अगेंस्ट दिस टेस्ट, ठीक है? तो यार अगर मैं अब टेस्ट रखने वाला हूँ, तो पहले बिफोर सेटिंग द टेस्ट, दोबारा वही नॉइज़, दोबारा वही कॉन्फ्लिक्ट, दोबारा वही इश्यू जनरेट होगा, अगर मैं अपना ही प्रीवियस डेटा नहीं देखता। तो बिफोर आई सेट द टेस्ट, आई जस्ट टॉक टू मुनीर, "मुनीर साहब, इस बार आपने चुप हो जाना है, अदरवाइज़ देयर इज़ गोइंग टू बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस।" आपने पहले से उस मसले को रिज़ॉल्व कर दिया। अब आप टेस्ट वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो अहमद मुनीर सिंस ऑलरेडी बीन डेल्ट, मसला इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। सही है? बिल्कुल इस तरह से ये जो मैंने अहमद की बात की है, ये अहमद बेसिकली कंज्यूमर भी हो सकता है, ये आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, ये आपके डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि किस तरह से काम करना है। इसी तरह से हमारे पास गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं। ठीक है? जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है कि जी इस साल इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना रहेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी आई। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उन्होंने क्या कहा कि जी हम गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे और उन्होंने ये भी हल्का सा हिंट दे दिया कि अगले 2-3 साल तक बढ़ाने का कोई मूड वूड नहीं है हमारा। मीनिंग यही स्टेबल रहेगा। व्हेन यू हैव स्टेबल इंटरेस्ट रेट देन इट्स बोरोइंग इट बिकम्स मोर स्टेबल। सही है? एंड व्हेन बोरोइंग बिकम्स मोर स्टेबल इसका मतलब कंपनीज कैन इजीली प्लान थिंग्स आउट। तो गवर्नमेंट के रिपोर्ट पर हमने बेस करते हुए आगे की बात करनी शुरू कर दी। सही है? तो गवर्नमेंट का डेटा भी इस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। एट टाइम्स गवर्नमेंट जो है वो टेबल्स डेटा निकालती है अबाउट एम्प्लॉयमेंट, अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ और इंसेंटिव प्रोवाइडेड एंड ब्ला ब्ला। तो पता चल जाता है यार लास्ट 2-3 साल में गवर्नमेंट ने किस-किस तरह से अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसा टैक्स कलेक्ट किया है, अ, वो हमें पता चल जाता है। तो ये बेसिक लेवल के ऊपर जब कभी हम जा रहे होते हैं, किसी मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं या आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, तो प्रीवियस डेटा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है जो हम लोगों को चाहिए होती है। सही है? और वो डेटा जो है वो इट इज़ रियली वेरी रेलेवेंट एट टाइम्स, लेकिन सिंस इट इज़ लाइक अ लिटिल बिट
आउटडेटेड यानी कि पुराना डेटा होता है, तो इस लिहाज से हमें थोड़ा-सा उसमें ये देखना पड़ता है कि यार इसको फर्दर मॉडिफाई करना है, मॉडर्नाइज़ करना है, सही है, अपडेटेड करना है और उसके ऊपर फिर हम लोग रिसर्च करते हैं। इसी तरह से जैसे आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी से पढ़ा था कि डेटा जो है आपको पब्लिश करना पड़ता है, फाइनेंशियल डेटा जो है वो आपको पब्लिश करना पड़ता है। तो कॉम्पिटिटर्स का डेटा भी मिल सकता है फिर आपको। जैसे आपको कॉम्पिटिटर का डेटा मिलेगा वैसे कॉम्पिटिटर्स को आपका डेटा मिल जाएगा। सो इट्स देयर इज़ नो इश्यू इन दैट। तो ये चीज़ें जो हैं ये अगेन इसी तरह की चीज़ें होती हैं। प्लस गवर्नमेंट जिस तरह से अपनी कोई एक पॉलिसी के बारे में रिपोर्ट निकालता है, इस तरह से रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड बुक्स होती हैं, जो पब्लिश की जाती हैं अबाउट सर्टेन सेक्टर, अबाउट सर्टेन इंडस्ट्री, अबाउट सर्टेन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है? तो वो डेटा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यार अच्छा इस स्पेशलिस्ट ग्रुप का काम ही सिर्फ इतना होता है, तो सारी कंपनीज़ को एक साथ देखकर वो बात करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिसर्च रिपोर्ट आती है कि जी पाकिस्तान के अंदर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 2 साल में कितनी आई? सही है? अब ये एक डेटा है जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से कि जी बाहर का पैसा पाकिस्तान में कितना आया? अब ये गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करवा सकती है। गवर्नमेंट जब इंट्रोड्यूस करवाएगी तो वो सोचेगी यही वो यही बताने की कोशिश करेगी कि यार हमारी गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में आया और सबसे कम पैसा पाकिस्तान से बाहर निकला, जो कि थोड़ी-सी बायस्ड भी हो सकती है। मैं एक अनबायस्ड ओपिनियन लेने के लिए मैं स्पेशलाइज्ड जर्नल्स को ही पढ़ सकता हूँ, जहाँ पर उन्होंने एविडेंसेस दिए होंगे, जहाँ पर उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट लगाई हो। ठीक है? ये सुनकर थोड़ी-सी हैरानी होगी कि गवर्नमेंट जब कभी भी इन्फ्लेशन रेट को वो बताती है कि जी 14% है और 16% इन्फ्लेशन है, तो वो नंबर कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नंबर नहीं होता। बहुत ज़्यादा एक आइडियल नंबर होता है। जब आप स्पेशलिस्ट रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि यार ये जो 14% जो बोल रहा है ना, ये 18 और 19% इन्फ्लेशन है। ये 16% बोल रहा है ना, ये 20+% है। सही है? तो वो अपने आप को बताने के लिए कि हम लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, एक सर्टेन एरिया की इन्फॉर्मेशन निकाल कर वो आपको दे देते हैं। तो ये तमाम तर जितने भी हमारे पास सेकेंडरी रिसर्च डेटा है ना, सारा का सारा हमारे पास पहले से पड़ा हुआ होता है। अब देखना है ये कौन-सा रिसर्च डेटा इज़ मोर लाइकली टू हेल्प योर कंपनी या हेल्प योर एक्टिविटी टू ग्रो फर्दर या फास्टर या मोर इफेक्टिव वे। ठीक है ना? तो इसलिए हम सेकेंडरी रिसर्च को लेते हैं। लेकिन बिफोर वी यूज़ द सेकेंडरी रिसर्च हमें कुछ चीज़ों को ज़हन में ये चीज़ ज़हन में रखो कि अगर आपका सेकेंडरी रिसर्च पे ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं अब आपसे मकसद जिन पॉइंट्स के बारे में बात करने लगा हूँ, अगर ये आप पहले से डिसाइड नहीं करें तो आपके पास रिसर्च डेटा बहुत सारा पड़ा हुआ होगा, बहुत सारा डेटा होगा, लेकिन उसमें से बहुत सारा डेटा आपके यूज़ का नहीं होगा। ठीक है? तो जो पहला एलिमेंट है जो कि हमेशा याद रखना जब कभी भी आप सेकेंडरी रिसर्च को इस्तेमाल कर रहे हो, तो पहला जो पॉइंट आपको ज़हन में रखना है, वो ये है कि जिस रिसर्च को आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव वही है जो आपका है या मोर और लेस सिमिलर है जो आप चाहते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ और मेरे पास एक रिसर्च रिपोर्ट आती है, जो कि एग्ज़ैक्टली उसी तरह कस्टमर्स के लिए है। मैं निकालना चाहता था, नया टूथपेस्ट लॉन्च करना चाहता था उनके लिए और वो जो है नई एलसीडी प्लेयर गाड़ी के लिए लॉन्च करना चाहता था या कोई टीवी प्रोग्राम लॉन्च करना चाहता था। अब टीवी प्रोग्राम के लॉन्च होने में और टूथपेस्ट के लॉन्च होने में फ़र्क है। सही है? चलो एक और इसका मतलब वो डेटा रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन सेगमेंट तो सेम है, लेकिन डेटा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि टूथपेस्ट लॉन्च करने में और टीवी के प्रोग्राम लॉन्च करने में कोई लिंक नहीं है, कि मैं ये नहीं देख सकता अच्छा ये लोग टीवी का प्रोग्राम देखते हैं हिंस ये लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये एक लिंक्ड ही नहीं है। फिर मुझे पता चला कि जी मार्केट रिसर्च है ये टूथपेस्ट की लॉन्च हो रही है उसी सेगमेंट के लिए टूथपेस्ट के लिए हुई है, लेकिन उसी सेगमेंट के लिए हुई है। अब मैं ये समझता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है और उनकी जो रिसर्च है वो ये है कि कैसे हम लोगों ने अपना अम, मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होना है, स्टार्टअप है, वो अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर रहे हैं, उनकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है। भाई हाउ टू मेंटेन द मार्केट शेयर और मेरा है हाउ टू लॉन्च द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो हम दोनों के दोनों हाउस जो है ना, हाउ कि वो क्या हाउ कर रहा है, मैं क्या हाउ कर रहा हूँ। तो ओरिजिनली हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मीट नहीं कर रहे। तो रिगार्डलेस वो कितनी ही थिक रिसोर्स क्यों ना हो,
नॉट ऑफ माय रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो एकदम से बहुत सारे ऐसे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास से ज़ाया हो जाएँगे, यानी कि आपके लिए यूज़फुल ही नहीं रहेंगे, जो ओरिजिनली सेम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लेके नहीं चलेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका सेकेंडरी रिसर्च का जो आपके पास जो मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है? आपने उसका ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अ, दू उनका सैंपलिंग मेथड क्या है? ठीक है? हाउ दे बेसिकली आर इंश्योरिंग के फ्रॉम व्हॉम दे आर क्वेश्चनिंग और फ्रॉम व्हॉम दे आर रिट्रीविंग द डाटा। सही है? इन्फॉर्मेशन। अगर उनका सैंपल मेथड और आपके सैंपल मेथड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि वो रैंडम पे बैठे हुए हैं और आप बिला वजह बैठे हुए थे कोटा के ऊपर या स्ट्रैटिफाइड के ऊपर, तो जी डेटा आपको जो मिलेगा वो आपके लिए ऑथेंटिक नहीं होगा। सही है? तो ये दूसरी बात हो गई। तो पहले तो हम लोगों को ये चीज़ देखनी है कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है हैज़ टू बी द सेम। नंबर 2 चीज़ ये कि द पर्टिकुलर सैंपल ड्रॉन फॉर दैट सेकेंडरी रिसर्च मस्ट बी क्लोज, मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम हो जाए तो क्या ही बात है, सही है? लेकिन मस्ट बी क्लोजर सो दैट आपको पता चल सके कि उनका सैंपल डेटा कैसे रिट्रीव किया गया एंड आपका सैंपल डेटा किस तरह से रिट्रीव करेगा डेटा, सही है? नंबर 3 जो है, दिस इज अबाउट द बायसनेस, ठीक है? कि ये बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी ओपिनियन बेस्ड नहीं होना। मकसद मुझे फॉर एग्जांपल, वैसे मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मुझे इंडिया पसंद नहीं, सही है? सो मुझे पाकिस्तान का थका हुआ तरीन प्रोडक्ट भी नज़र आएगा ना, सही है? और इंडिया का मुझे कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी नज़र आएगा, मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रेफ़र करूँगा और मेरी रिसर्च रिपोर्ट बताएगी यही कि पाकिस्तान अच्छा है, सही है? भाई क्योंकि सीधी-सीधी बात है, मुझे इंडिया बुरा लगता है। मैं स्टीरियोटाइप कह लो इस चीज़ को, इसको पैट्रियोटिक बोल लो, इसको सेल्फिश बोल लो, इसको बायस्ड बोल लो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ माय ओपिनियन। तो अब एक ऐसा रिसर्च डेटा जो कि बायस्ड हो, सही है? इट्स बेसिकली गोइंग टू बी अ क्वेश्चन मार्क थिंग, क्योंकि उसने हर चीज़ फिर अपनी ही मर्ज़ी से बताई भी होगी। रिगार्डलेस द डेटा कलेक्टेड, उसने जो उसको इंटरप्रेट किया होगा, वो अपनी ही मर्ज़ी से किया होगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हम लोगों को 3 चीज़ें ज़हन में रखनी पड़ती हैं। नंबर 1 द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 द सैंपलिंग मेथड, नंबर 3 द बायसनेस ऑफ द डेटा। ठीक है? तो अगर ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपको अनबायस्ड डेटा मिलता है, आपका जो सैंपलिंग मेथड है और जो रिसर्च रिपोर्ट जो मिली है आपको एज़ अ सेकेंडरी सोर्स, उसका रिसर्च मेथड सॉरी ऑब्जेक्टिव जो है वो भी एग्ज़ैक्टली सेम है जैसे आपका, या मोर और लेस नियर है, देन सैंपलिंग मेथड भी सेम अगर है या मोर और लेस सेम है, देन इट इज़ फाइन। तब आप वो डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे ही आपके पास बंडल्स ऑफ डेटा आ रहे होंगे और देन आप जब इसके ऊपर ये क्राइटेरिया सेट कर रहे होंगे, तो बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा आपके पास अवेलेबल रह जाएगा, बाकी सारा डेटा आपके पास ज़ाया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी एक क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है? ये जितनी चीज़ भी है सारी की सारी, दिस इज़ अबाउट दिस सेकेंडरी रिसर्च, जो मैं अभी थोड़ी देर में लिख भी दूँगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम लोगों ने बात करनी है वो ये है कि डेटा हमारे पास प्राइमरी भी आ गया, डेटा हमारे पास सेकेंडरी भी आ गया। सही है? अब यार इसको हम लोगों ने शो कैसे करना? कैसे शो करेंगे इसको? इसको शो करने के लिए हमारे पास होती है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ ग्राफ्स होते हैं, ठीक है? उन ग्राफ्स के तरीके से, उन ग्राफ्स के थ्रू हम वो बहुत सारा कलेक्टेड डेटा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपकी क्लास के ही सबकी एज, सबकी हाइट्स, सबके वेट्स और फॉर एग्जांपल सबकी पॉकेट मनी के बारे में बात करना शुरू कर दें, तो मैं बेतहाशा नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? बेतहाशा नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार मैं इतने सारे नंबर बोल रहा हूँ, याद रहने का मसला है, ठीक है? कंपनी है, कंपनी के कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मैं सिर्फ नंबर बोलना शुरू कर दूँ उनके, तो आप कहोगे यार पता नहीं क्या-क्या नंबर बोल रहे हैं, याद ही नहीं रह रहा हम लोगों को। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ जो ज़हन में आती है वो ये कि यार क्या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अ, वो है मटेरियल है जिसके थ्रू हम बहुत सारा नंबर दिखाएँ बट स्टिल इट्स नॉट दैट कन्फ्यूजिंग एज़ वेल एज़ इट इज़ मोर ईज़ी टू अंडरस्टैंड, और उसके थ्रू हम लोग आगे भी कुछ प्रोग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आती है लाइन चार्ट्स, उसके लिए आते हैं बार चार्ट्स, उसके लिए आते हैं टेबल्स, उसके लिए आते हैं पाई चार्ट, उसके लिए आते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है? तो ये पाँचों जो हैं जो आपके पास विजुअल रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये एक्सिस्ट करती हैं, कंपनीज़ इसको इस्तेमाल करती हैं और कन्विंसिंग वे में इस्तेमाल करती हैं।
जिससे पता चलता है कि यार काम जो है वो अच्छा हो रहा है, काम जो है वो बुरा हो रहा है एंड सो ऑन एंड सो। ठीक है? So this is how companies do play a lot of material with this particular data, जिसके थ्रू हम लोगों को ये पता चलता है कि काम कैसे करना है। I'll show you a website जिसपे उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दी है और वो इन्फॉर्मेशन के साथ जो है उन्होंने ग्राफ भी दिया। तो वो इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, वो ग्राफ भी दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफ के थ्रू भी है। तो वो नंबर्स भी साथ लिखे हुए हैं और ग्राफ भी साथ लिखा हुआ है। ठीक है? तो वो इतनी सारी कॉलम्स उन्होंने भरे हुए हैं और फिर एक छोटा-सा ग्राफ दिया। तो ग्राफ इज़ शोइंग एक्ज़ैक्टली द सेम थिंग व्हाट इज़ रिटन देयर। तो या तो नंबर्स देख के कन्फ्यूज़ हो जाओ या द ग्राफ देख के फौरन समझ लो। सही है? तो आई विल ट्राई कि वो वाली वेबसाइट अगर अभी ओपन हो जाती है, क्योंकि वो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड वेबसाइट है और अभी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओपन हुआ नहीं है। लेकिन आई विल ट्राई कि आई विल ओपन इट। ठीक है? सो एज़ सून एज़ आई गेट इट तो मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। ओके, सो दैट्स द डेटा। अब देखो, अब आई थिंक कि आप लोग जो हैं ये शायद ये देख रहे होंगे, ये जो आपके पास डेटा यहाँ पर आया हुआ है, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ लाइक investing.com एक वेबसाइट है, ठीक है? वहाँ मैंने ऊपर अगर आप देखो इस टैब पे देखो, तो ऊपर लिखा फौजी फूड्स, ये पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी है, सही है? जिनका नूरपुर है, अगर आपने नूरपुर का बटर या नूरपुर मिल्क वगैरह लिया तो इस कंपनी का है। अब आप देखो तो ये लाइन लगी हुई है, सही है? लाइन यहाँ से अजीब किस्म से एक बस्ती से जा रही है, ऊपर वाली लाइन अगर आप देखो, सही है? जहाँ पर मैं कोशिश करके ये अगर अगर ये आपको लाइन नज़र आ रही हो, सही है? क्रॉस ओवर लाइन नज़र आ रही हो, ठीक है? तो ये लाइन जो है ये ओरिजिनली ये इस तरह से ऊपर जा रही है, तो यू ईज़िली कैन अंडरस्टैंड। देखो अब हर एक के ऊपर नंबर्स देखो ऊपर चेंज हो रहे हैं। ये OHLC ये सारे नंबर्स चेंज हो रहे हैं, सही है? ये अब ये हैं क्या? ये OLHC हैं क्या? सही है? ये बेसिकली किसी भी शेयर प्राइस का ओपनिंग रेट है, O ओपनिंग रेट है, सही है? H उस दिन का हाईएस्ट है, L उस दिन का लोएस्ट है और C उस दिन की क्लोजिंग है, ठीक है? अब ये इतना सारा डेटा है जो कि ओरिजिनली हर एक लाइन आपको बता रही है और नीचे देखो आपके पास बार्स बनी हुई है। ग्रीन बार्स का मतलब ये है कि यहाँ पे परचेजिंग ज़्यादा हुई थी और रेड बार्स का मतलब ये है यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई, ठीक है ना? अब ये बार्स ने बताना शुरू किया, अब कितने आराम से आपके पास सब चीज़ें पता चल रही है कि यार इस पर्टिकुलर डे पे जैसे अब आप नीचे देख सकते हो डेट चेंज भी हो रही है। अगर आप बॉटम पे देखो, तो यहाँ पे डेट चेंज हो रही है। 2027 2 यानी 2nd जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 2nd जुलाई 2020 ये रहा जी डेटा, सही है? ये डेटा हमारे पास है। इसमें हम लोगों को पता है ओपनिंग प्राइस कितनी है 10 1040 1054 है, 1054 है, हाईएस्ट भी है,
लोअर्स जो है वो आपके पास ओरिजिनली, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको शायद बड़ा भी कर सकता हूँ। कैन आई ज़ूम इन? या आई कैन ज़ूम इन एज़ वेल। ठीक है, ये सी आई कैन जस्ट ज़ूम दिस थिंग इन कि मुझे अगर अगर एक बिल्कुल लेवल के लिहाज से चीज़ पढ़नी है, देखो यहाँ पर नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं, ब्लैक और ब्लू लाइन्स भी चेंज हो रही हैं। सही है, साइड पे देखो अगर आप, ये वाली लाइन्स देखो, ठीक है? सो ये तमाम तर चीज़ें क्या है, ये बेसिकली डेली बेसिस का डेटा है मेरे पास मुसलसल, जो कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है। नीचे देखो बार्स भी चेंज हो रही हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये दिस इज़ अ लॉट ऑफ डेटा दैट इज़ जस्ट बीन गिवन विथ लाइन्स, ठीक है? लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास यही डेटा, सही है, ये जो मेरे पास अभी लाइन्स वगैरह आ रही हैं, ये तमाम तर डेटा जो है ये कुछ ऐसे भी शो किया जा सकता है। ये रहा, ये देखो, प्राइस, ओपन, हाई, लो, वॉल्यूम चेंज, ये देखो कितने सारे नंबर्स हैं। अब देख लो, याद कर लो ज़रा, सही है? अगर ये नंबर्स आपको दिखाए जाएँ, these numbers are easier to understand and to interpret या this particular kind of a graph। भाई साहब नीचे तो एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आया है, ठीक है? तो ये चीज़। सिमिलरली अगर मैं इस तरह की फॉर एग्जांपल इसमें ये तो इंडिकेटर खोल दिया मैंने, ठीक है? ये देखो लाइन्स इस तरह की, ठीक है ना? तो ये लाइन चार्ट्स बना दिए गए हैं। और भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, लेकिन वो उसके ग्राफ, अच्छा अब देखो यहाँ पर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 530 1H 1D 1M 1 सही है? तो ये बेसिकली जो है, ये ओरिजिनली किस तरह का टाइम फ्रेम आपको चाहिए? तो मैं ओरिजिनली, अब देखो यही डेटा है ना पूरा का पूरा, अब मैं इसको 5 पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये कैसे एकदम से चेंज किया, क्योंकि पता है ये क्या है? ये 5 मिनट का डेटा है। हर 5 मिनट बाद एक लाइन बार बनी हुई है। हर 5 मिनट बाद। सही है? और ये क्या था? ये हर दिन का डेटा है। यानी कि 1 दिन में कितने मिनट के लिए गाड़ी वो मार्केट चलेगी भाई, सही है? ये 1 महीने का है, सही है? और यहाँ से हम लोग जो देखो, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। 5 मिनट ग्राफ है आपका, 15 मिनट, 30, 45, 1, 2, 4, 5 दिन, वीक, महीना, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपने कैसे काम करना है। कितना सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। सो दिस इज़ द रीज़न वेयर कंपनीज़ डू अंडरस्टैंड कि यार ये जो एलिमेंट है ना, ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है, इट इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट, सही है? एंड इट रियली मेक्स डिफरेंस इन बिज़नेस के अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, ठीक है? तो ये देखो, तो खैर उसे बेसिक चार्ट दे दिया उठा के। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हिस्ट्री के लिहाज, देखो अब ये बार्स बनी हुई हैं, ये यही चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। सही है? अब देखो, ये बार्स ऊपर ब्लू बार बनी हुई है, नीचे ग्रे बार बनी हुई है। सही है? ब्लू ग्रे। अब ये ग्रे बार्स क्या है? ग्रे बार्स नीचे उन्होंने बताया हुआ है। देखो नेट इनकम है। ये देखो, ठीक है? ये नेट इनकम वाली कहानी आई हुई है। अब ये नेट इनकम वाली कहानी का मतलब ये है कि ये नेट इनकम लॉस में थी। ये बिलियंस में, देखो बिलियंस में चीज़ लिखी हुई है। ठीक है? इन्होंने यहाँ पर वो नंबर डेटा भी दे दिया उठा के। भाई अगर आपको ग्राफ समझ नहीं आ रहा तो आप नंबर्स देख लो। ठीक है? बिल्कुल इस तरह से देखो बैलेंस शीट के बारे में बात आ गई है। यहाँ पर भी बार चार्ट, ये सारे बार चार्ट्स, सही है? ये ब्लू वाली लाइन कौन सी है? टोटल एसेट्स की, और ग्रे वाली लाइन कौन सी है? टोटल लायबिलिटीज की। इजीली कैन अंडरस्टैंड कि थ्रू आउट फौजी, ऊपर लिखा है फौजी फूड, देखो लिखा हुआ, ठीक है? तो थ्रू आउट दिस होल टेन्योर उनकी लायबिलिटीज वर आर ग्रेटर देन देयर एसेट्स, ठीक है? तो करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स कम है, टोटल लायबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल देखने से ही पता चल गया। अब कितनी ज्यादा कितनी कम है वो छोटी बात है, लेकिन अच्छा इसमें से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हिच ईयर वाज द वर्स्ट वन, ठीक है? कि इनमें से कौन-सा ऐसा ईयर था जिसके अंदर शायद मैं ये कहूँ कि वाज़ द बैड वन। तो अब मेरे पास ये भी ग्राफ के लिहाज से बात है कि यार यहाँ पर पहला मैंने ग्राफ देखा, ठीक है? ये वाला ग्राफ जो है 19 वाला मैंने अगर ग्राफ देखा है, ठीक है ना? तो इस 19 वाले ग्राफ के लिहाज से ये एसेट्स और लायबिलिटीज़, फिर मैं अगर देखता हूँ 2020 जून का, तो इनमें देखो डिफरेंस ज़्यादा है। तो इस फौरन से मेरे सर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई, यार इधर जो थी हालात थोड़े से बुरे हुए हुए थे। चाहो तो नीचे से नंबर भी देख लो। तो नंबर दिया गया है, ये जो नंबर पूरा दिया गया है, ये जो नंबर एंडिंग पीरियड के साथ की जो बात की गई है, जिसको मैं अब पूरा मैंने हाइलाइट की है, इस पूरी चीज़ को। ये चीज़, ये क्या है? टेबल्स है। तो आप क्या टेबल्स के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, चाहो तो ग्राफ के थ्रू दे दो। सही है? ये देखो कैश फ्लोज़ के बारे में बात भी आ गई, ठीक है? तो एन एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो पॉइंट इस तरह से है कि जो भी आपके पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, दे कैन बी गिवन इन क्या कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आप जो है काम करने के लिए आप बार चार्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और पाई चार्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये तो मैंने आपको रियलिटी में दिखाया है। इसके बाद रियलिटी के अंदर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है?
चलिए जी, ये ज़रा आप लोग लिखना शुरू करें प्लीज़। और ये वो चीज़ें हैं जो कि लाइन बार चार्ट्स के लिहाज़ से, ये अब आपका लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो गया, नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस होल थिंग व्हाट इज़ रिटन इन दिस। सर ये सेकेंडरी रिसर्च के हेडिंग के नीचे आएगा ना? सेकेंडरी रिसर्च के बाद एक और हेडिंग आएगी, सेकेंडरी रिसर्च की बात अभी हम लोगों ने ये सेकेंडरी रिसर्च किया है ना हम लोगों ने, सही है? अभी कॉस्ट इफेक्टिव वाली बात नहीं करना, ठीक है? सेकेंडरी रिसर्च की बात कर ली थी हम लोगों ने, और उसके लिखवाया मैंने क्वेश्चन सेकेंडरी रिसर्च के अंदर, उसके बाद ये
Okay, so this is your bar chart and pie chart. क्लास से 5 मिनट के बाद क्लास खत्म होती है। And then this is basically tables and histograms. टेबल्स और देखो हिस्टोग्राम और उसके दरमियान जो डिफरेंस है ना बार चार्ट्स के दरमियान वो ये है कि बार चार्ट्स के अंदर कोई भी एक सर्टेन डेटा गिवन होता है और अगर आप इसमें देखो तो ओरिजिनली यू हैव लाइक फ्रीक्वेंसी डेटा। रिमेंबर दैट फ्रीक्वेंसी डेटा आप लोगों ने मैथ से पढ़ा होगा। इस फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए काम कर रहा होता है और इसकी बार्स एक दूसरे चिपकी हुई होती हैं और बार चार्ट्स की जो बार्स होती हैं वो एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर होती है जैसे मैंने अभी आपको उसमें भी दिखाया था टेबल में भी दिखाया था एंड समटाइम्स यू कैन कंपेयर you need to compare some numerical data with alphanumeric data and that is basically where the table comes in। सही है। एंड इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि जो ये जो पाई चार्ट है अगर आप ऊपर गोले गोले देखो तो ये गोले गोले जितने ही बने हुए हैं सारे के सारे ये बेसिकली एलिमेंट है पाई चार्ट की जो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन इन परसेंटेजेस होता है। सही है ना। और ये परसेंटेजेस वाला डेटा जो होता है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एट टाइम्स दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। मकसद कहने का ये है कि हम नंबर बगैर बताए लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि यार देखो हमारी जो परसेंटेज है वो ये है क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर तो पता ही नहीं है। अगर 100 का 30% है तो 300 है लेकिन 100 का 100 पता हो तो हम 30% कर सकते हैं ना। दैट्स इज पॉइंट। वो कुछ करोड़ हर रुपए को बताएंगे भी नहीं कहेंगे 30% हमारा है तो खुद ही ढूंढो कितने परसेंट था जिससे हमारे पास एक्सपेंसेस निकलते हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट जिससे जो हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। सो ये हमारा आज जो है ये मैंने आपको थोड़ी सी चीजें दिखाकर बताकर काम कर लिया। और लास्ट वाली चीज प्लीज देख लेना ये चीज जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है उसको थोड़ा सा किसी और कलर में करने की कोशिश करता हूँ। रेड में ये रेड नजर तो नहीं आएगा लेकिन कोई बात नहीं। ये चीज सही है। ये चीज जो है मीन मीन मॉड मीडियन एंड एक और टॉपिक है अभी बता रहा हूँ इंटेलेक्चुअल कैपिटल।
ये दोनों चीजें जो हैं ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल आपका यूनिट 4 में से है और मीन मोड मीडियन ये इसी की आगे की कहानी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो हैं जब कोर्स खत्म हो जाएगा ना फिर पढ़ाऊं, कोर्स खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म नहीं होगा, कोर्स, सही है। तो कोर्स का मतलब ये जब हमने 5 यूनिट कंप्लीट कर लिए होंगे फिर हम बात करेंगे, क्योंकि जो मीन और मीडियन है ना ये बेसिकली इसके जो यूज है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी आता है, तो डिपार्टमेंट वाइज भी इसकी बात करनी होती है। प्लस इंटेलेक्चुअल कैपिटल थोड़ा सा मोटा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है शायद आपको अभी मार्केटिंग कंप्लीट ना हो ही हो तो आप नहीं समझ सकेंगे, इसलिए इसको एंड में रखा गया, ठीक है। तो ये एक यूनिट 4 का टॉपिक है और एक यूनिट इसका यूनिट 3 का टॉपिक, फाइन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। कल आप लोग जब आएंगे इंशाल्लाह तो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द चैप्टर इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 18, सही है। और सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए, हमारा मार्केटिंग भी खत्म होने वाला है। और आज के लिहाज से थर्सडे को आप लोगों का अगर प्लान स्टार्ट हुआ था तो इसका मतलब ये थर्सडे को पहला दिन था। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज 7th डे है, ठीक है। आज 7th डे है आप लोगों का। तो ये चीज प्लीज जहन में रखें कि अगर आप लोग उसके लिहाज से काम नहीं कर रहे हैं, यू बेसिकली आर मेकिंग सम सीरियस कंसर्न्स, ठीक है जी। जाए एंजॉय करें, हैव फन।